दोस्तों, स्वागत है आपका पृथ्वी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग द्विगु और द्वंद्व समास की बात करेंगे। और जैसे कि इसकी पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था, अव्ययी भाव समास के बारे में हमने बात की थी। क्या, किसके बारे में? अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास में हमने क्या क्या देखा था, अगर उसको रिवीजन करना चाहें केवल एकदम थोड़े से शब्दों में, तो पहला क्या होना चाहिए, वह अव्यय का भाव देना चाहिए। क्या? अव्यय का भाव देना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? संज्ञा। अव्यय का भाव और वह संज्ञा शब्द साथ में जुड़ा रहना चाहिए। पहला पद प्रधान रहना चाहिए, ये चीज हो गई थी। दूसरा, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि संज्ञा पहले आ जाता है, संज्ञा पहले आता है और अव्यय बाद में आता है, तो वह भी अव्ययी भाव समास ही होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हो या फिर अव्यय शब्दों की पुनरावृत्ति हो, तो भी आप उसे अव्ययी भाव समास ही कहेंगे, वह भी अव्ययी भाव समास में ही आएगा। तो इन सब के उदाहरण भी हमने देखे थे और इनके जो भी डाउट थे, सारे डाउट हमने क्लियर किए थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में हमने पहले एक बार क्लू दिया था, क्या कि कर्मधारय समास की जब बात करेंगे तो उसमें एक चीज बहुत जरूरी रहेगा, वह होगी बात किसकी? विशेषण की। विशेषण और विशेषण क्या होता है, विशेषण के बारे में हमने पहले बात कर चुका है। तो हमने इसलिए पहले बोला था, क्या विकारी शब्दों को, विकारी अविकारी शब्द हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विकारी और अविकारी पहले ही पढ़ चुके हैं। उनके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो एक बार आप उन्हें देखिए, तो यहाँ जो समास का टॉपिक है बहुत आराम से और बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो विशेषण किसे बोलते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने क्या बोला? विशेषण। तो कर्मधारय में और द्विगु दोनों, कर्मधारय और द्विगु की जब बात होगी तो विशेषण शब्द वहाँ पे प्रयुक्त किए जाएंगे। तो आपको विशेषण शब्द याद रखने हैं, विशेषण क्या होता है वह पता रहना चाहिए। अगर विशेषण की बात की जाए कि विशेषण कौन कौन से होते हैं, अगर हम लोग एक बार रिवाइंड करना चाहें कि विशेषण कौन कौन से होते हैं, तो मैं बोलता हूँ पहला संख्यावाची विशेषण। क्या? संख्यावाची विशेषण। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं अगर बोला जाए तो विशेषण के कुल 5 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है? संख्यावाची विशेषण। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक। चौथा संकेतवाचक और पांचवा है व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो क्या विशेषण कुल कितने होते हैं? 5 विशेषण होते हैं। यहीं से हम लोग अपने कर्मधारय वाला टॉपिक में आने वाले हैं ना, विशेषणों से ही। तो ये जो 5 विशेषण आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से? गुणवाचक, जिसमें गुण की बात होगी, परिमाण की बात होगी, संकेत की बात होगी और व्यक्ति की बात होगी। तो ये जो विशेषण रहेंगे और जो संख्यावाची विशेषण, ये विशेषण कहलाएंगे क्योंकि विशेषता बता रहे हैं, किसी भी चीज़ की विशेषता बताएं, चाहे वह संज्ञा हो या सर्वनाम हो। जब संख्या की बात करेंगे, जब उससे गुण की बात करेंगे तो गुणवाचक, जब परिमाण की बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण, जब संकेत की बात करेंगे संकेत, और जब व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक विशेषण। बस इतना आसान सा है। तो संख्यावाची विशेषण का जब उपयोग करेंगे, उसका उपयोग हम लोग इसमें नहीं करने वाले हैं, उसका उपयोग होने वाला है द्विगु समास में। किसमें? द्विगु समास में। संख्यावाची विशेषण को छोड़ के बाकी जितने विशेषण आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से? गुण, परिमाण, संकेत और व्यक्तिवाचक, ये सारे विशेषण हम लोग किसमें प्रयोग करने वाले हैं? कर्मधारय समास में। यही सारे विशेषणों से ही कर्मधारय समास बनेगा। तो जब भी हम लोग विशेषण की बात करें, विशेषण की बात करें कर्मधारय समास में, तो कौन कौन से विशेषण होना चाहिए? गुणवाचक, किसी के गुण की बात हो, परिमाण की बात हो, संकेत की बात हो या फिर व्यक्ति की बात हो, तो वह कर्मधारय समास में आएगा। और विशेषण आपको पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़े तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप विशेषण को पढ़िए, उसके बाद आप कर्मधारय टॉपिक पे आइएगा। अगर हम एकदम शॉर्ट में बताऊं इसको, जैसे कि हमने क्या अव्ययी भाव समास में देखा था, क्या अव्ययी भाव समास में, तो अव्ययी भाव समास में देखिए शॉर्ट में क्या था, अव्यय होना चाहिए, अव्यय के साथ में संज्ञा होना चाहिए। क्या? अव्यय होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, 2 पद होते हैं, 2 पद में कोई पद अव्यय रहे और कोई पद संज्ञा रहे तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक।
ठीक है, इतना ही था हमारा अव्ययीभाव समास। मुख्य बिंदु की बात की जाए तो। और वैसे अगर हम लोग कर्मधारय समास की बात करेंगे, क्या कर्मधारय समास की, कर्मधारय या तो द्विगु समास की बात करेंगे, तो दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, क्या, विशेषण। विशेषण, पहला पद विशेषण होना चाहिए और उसके साथ में संज्ञा शब्द होना चाहिए। क्या, पहला पद विशेषण और उसके साथ में संज्ञा पद होना चाहिए। या द्विगु में बात करेंगे तो इसमें भी विशेषण ही रहता है, पहला पद और उसके बाद संज्ञा। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए कर्मधारय और द्विगु ये क्या है, दोनों पद। इसमें देखेंगे कि जब दूसरा पद प्रधान हो, क्या दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो मतलब दूसरा पद ना बदले, क्या दूसरा पद ना बदले, दूसरा पद ना बदले, ना बदले। जैसे कि अगर आप बात करेंगे महाकवि, महाकवि, तो महाकवि, कवि जो है महाकवि, कवि तो रहेगा लेकिन यहाँ महा की जगह में आप कुछ भी जोड़ सकते थे, तो जो पहला पद रहेगा वह बदल सकता है लेकिन जो दूसरा पद रहेगा वह बदलेगा नहीं, ठीक है। मतलब इसमें दूसरा पद प्रधान रहेगा, इतना आपको याद रखना है कि दूसरा पद प्रधान वाले में हमने क्या क्या देखा था, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के दो भेद, कर्मधारय और द्विगु, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी जो बात अभी हम कर रहे हैं वह पहला पद विशेषण रहना चाहिए, या पहला पद विशेषण रहना चाहिए। यह कुछ किसी किसी किताबों में दिया रहता है कि हाँ पहला पद विशेषण रहना चाहिए और दूसरा पद कुछ भी रहना चाहिए, लेकिन दूसरा पद प्रधान रहना चाहिए, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन अगर आप इसका शुद्ध परिभाषा देखेंगे शुद्ध रूप में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको विशेषण पहला पद दिखता है और दूसरा पद संज्ञा दिखता है तो आप उसे कर्मधारय समास बोलेंगे, और पहला पद विशेषण दिखता है दूसरा पद संज्ञा दिखता है तो भी आप उसे द्विगु बोलेंगे। लेकिन डाउट तो हो गया, क्या जो हमने 5 भेद देखे थे संज्ञा के, सॉरी विशेषण के, उसमें हमने क्या बोला था, संख्यावाची। अगर संख्या की बात होगी, जो संख्यावाची विशेषण रहेगा मतलब विशेषण तो बताएगा, लेकिन जब संख्या के रूप में उसकी विशेषता बताई जाएगी तो वह हमेशा द्विगु समास में आएगा। और बाकी जब विशेषता बताई जाएगी किसी संज्ञा की, जब भी किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी, वह चाहे गुण के रूप में हो, चाहे परिमाण के रूप में हो, चाहे संकेत के रूप में हो, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, वह किस में आएगा, कर्मधारय समास में आएगा। तो अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो गुणवाचक या गुणों के साथ में अगर संज्ञा हो, है ना, अगर संज्ञा बताई जाए, संज्ञा का बोध हो लेकिन उसके गुण के बारे में बात हो रही, क्या इसकी विशेषता बताई जाए, जो संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाम, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, लेकिन जब उसके गुण की बात हो सकता है उसकी कुछ संकेत किया जाए, हो सकता है कभी व्यक्ति या परिमाण की बात हो, व्यक्ति या परिमाण। तो जब भी संज्ञा की बात की जाएगी और उसके साथ में अगर गुण, संज्ञा के गुण की बात की जाए, संज्ञा के संकेत की बात की जाए, संकेतिक रूप से संज्ञा को बताया जाए, या व्यक्ति की या फिर परिमाण की उनकी विशेषता अगर बताई जाए तो वह किस में आएगा, कर्मधारय में। और अगर संख्यावाची विशेषण होना, जब संख्या की बात हो, क्या संख्या की, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं ना, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हमेशा यह द्विगु समास में है। क्यों, देखिए यहाँ पे संख्या की बात हो रही है और विशेषता बता रही है, और समूह और राह मतलब संज्ञा हो जाएगा। तो देखिए संज्ञा है लेकिन संख्या का बोध करा रहा है, तो यह विशेषण हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। तो संख्यावाची विशेषण जहाँ भी रहेगा और विशेषता बताएगा और संज्ञा रहेगा तो आप उसे द्विगु समास में रखेंगे। और अगर संज्ञा की बात होगी, गुण, संकेत और व्यक्ति और परिमाण की बात होगी तो आप उसे कर्मधारय समास में रखेंगे। अब इसको और अच्छे से डीपली समझते हैं, उदाहरणों से समझेंगे तो वो चीज़ें और क्लियर होंगी। देखिए हम लोग पहले अभी थोड़ा साधारण से उदाहरण लेते हैं जो कि सबको पता है, फिर हम लोग कठिन उदाहरण में आएंगे जो कि पता है लेकिन आपको बहुत डाउट में डालते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ जैसे महाराजा, क्या महाराजा बोलता हूँ तो आप बोलेंगे महान है जो राजा, क्या महान है जो राजा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, महान विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण हो गया, और राजा की बात हो रही है तो राजा हो गया यहाँ पे संज्ञा,
तो विशेषण और संज्ञा की जब बात होगी तो वह किस में आएगा? देखिए यहाँ पे गुण की बात हो रही है, उसके राजा के गुण की बात हो रही है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा ना ये। तो गुणवाचक विशेषण और संज्ञा यहाँ पे जुड़ा तो बन गया क्या? कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। वैसे ही आप बोलेंगे महासंयोग। अगर मैं बोलता हूँ महासंयोग, महासंयोग, देखिए महान संयोग, महान और संयोग, यहाँ पे महान जुड़ेगा, महान और संयोग, संयोग, महान संयोग। यहाँ पे विशेषता बता रही है संयोग होने की, लेकिन महान संयोग होने की। ये हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है महा शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप बोल रहे हैं सीधा कर्मधारय समास हो गया। वैसे ही पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, पूरा अंक। क्या? पूरा अंक। ये तो संज्ञा हो गया और यहाँ पे पूरा बता रहे हैं, तो पूर्णांक। यहाँ देखिए यहाँ पे डाउट हो सकता है आपको, क्या पूर्णांक दिख रहा है तो अंक टाइप का दिख रहा है, तो आप इससे बोलेंगे क्या यार ये तो द्विगु समास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे द्विगु समास का कोई औचित्य ही नहीं है। पूरा अंक, पूरा अंक मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं, अंकों का पूरा होने की विशेषता बता रहे हैं ये, तो अंक तो संज्ञा हो जाएगा, और यहाँ पे जो पूरा होने की विशेषता बता रहे हैं, इस वजह से यह हो जाएगा क्या? कर्मधारय समास। और देखते हैं जैसे कि महर्षि। क्या? महर्षि, तो महर्षि महान ऋषि, महान ऋषि, ऋषि की बात हो रही है कि महान ऋषि की बात हो रही है। वैसे ही राजर्षि, राजर्षि, राजा, राज ऋषि है ना, राज ऋषि। तो ये सारे उदाहरण ऐसे हैं जो कि सबको पता रहते हैं। मैं बोलता हूँ सज्जन, सज्जन, सतजन, जन मतलब यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा, और सतजन मतलब अच्छा जन, अच्छे जन की बात हो रही है। तो जब भी विशेषण की बात हो, क्या विशेषण रहे और दूसरा शब्द संज्ञा रहे, क्या दूसरा शब्द संज्ञा रहे, तो आप उसे क्या बोलेंगे? यह कर्मधारय समास होगा। और भी उसके उदाहरण देखेंगे, और भी उसके उदाहरण, क्योंकि उदाहरण हो सकता है अगर कम उदाहरण दूंगा तो आपको लगे कि हाँ यार कम उदाहरण दिया जा रहा है और कुछ दूसरा आ सकता है, तो हम लोग जो जो मुख्य मुख्य उदाहरण हैं जहाँ से डाउट हो सकते हैं उनको भी देखेंगे। जैसे प्राण प्रिय, प्राण, प्राण प्रिय, प्रिय है प्राणों से ज़्यादा, प्राणों से ज़्यादा प्रिय। देखिए यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, जो संज्ञा है उसकी विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा तो प्रिय हो गया, प्रिय। अभी बोलेंगे अब ये कैसे संज्ञा हो गया? तो अगर आप संज्ञा पढ़ोगे तो देखेंगे भाववाचक संज्ञा होता है। प्रिय लगना, किसी को आप प्रिय लगना तो उसके अंदर भाव है, भाव की बात हो रही है ना, उस संज्ञा में भी भाववाचक संज्ञा। जब संज्ञा हो और वहाँ पे उसकी विशेषता बताई जाए, क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वह प्राणों से भी प्रिय है ना, विशेषता बताई जा रही है ना, इतना प्रिय, कितना प्रिय, बहुत प्रिय है, कितनी उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये भी कर्मधारय समास हो गया। वैसे ही अगर नवागंतुक, नवागंतुक अगर है तो नया, क्या नया, नया और आगंतुक, आगंतुक, अंतुक, नया हुआ, नया आने वाला, तो यहाँ पे ये तो संज्ञा हो जाएगा आने वाला, लेकिन नया मतलब नया है, नया, पुराना, काला, गोरा, मीठा, तीखा, ये सारी चीज़ें क्या होती है? विशेषण होती हैं, उसकी विशेषता बताती हैं, है ना। जैसे हमने नया, पुराना, अगर पुराना है तो अरे उसकी विशेषता बता रही है कि वो चीज़ें पुराना है, वो चीज़ें काला है, वो गोरा है, ऐसा कीजिए, तो वह विशेषता बता रही है। किसी की आगंतुक की, आगंतुक की विशेषता क्या बता रही है? नया होने की। अतिवृष्ट, अगर हम तो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, यहाँ पे वृष्टि मतलब बारिश होती है, लेकिन अति, अति से ज़्यादा, अति मतलब उसकी विशेषता बता रही है। ये जो शब्द है विशेषण, तो जो भी पहला शब्द है वह विशेषता, विशेषण का बोध कराए और दूसरा शब्द संज्ञा का बोध कराए, तो आप उसे क्या बोलेंगे? संज्ञा, सॉरी कर्मधारय, क्या कर्मधारय समास। अब आपको डाउट वाले क्वेश्चन पे, उदाहरण पे ले चलता हूँ आप। ये देखिए उदाहरण है आपके सामने में, मैं बोलता हूँ सपूत, सपूत, ठीक है। मैं बोलता हूँ सुपुरुष, सुपुरुष, यहाँ है सत्परामर्श, सत्परामर्श, यहाँ है कापुरुष, कापुरुष। ये देखिए, अब आप इन्हें पहचानने का प्रयास करिए कि यह कौन सा समास होगा। आप बोलेंगे यहाँ, अरे यहाँ पे अव्यय दिख रहा है, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है और ये भी अव्यय है। क्या? ये देखिए यहाँ पे अव्यय है। अब आप क्या बोलेंगे?
यह तो अव्ययी भाव समास होना चाहिए। अव्ययी भाव समास की बात हो रही है यहाँ पे। क्या? अव्ययी भाव समास की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे अव्यय लिखा हुआ है। अव्यय के साथ में देख रहे हैं यहाँ पे संज्ञा जुड़ा हुआ है, तो अव्यय के साथ में जुड़ा हुआ है तो आप अव्ययी भाव बोलना चीज़ को कि हाँ ये तो अव्यय हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है और हमें लगता है यार ये तो अव्ययी भाव समास है, लेकिन डाउट। और यहाँ पे जो लाइन में बोलने वाला हूँ उसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। क्या? यदि किसी उपसर्ग को या किसी अव्यय को, यदि किसी उपसर्ग को, यदि किसी उपसर्ग को या अव्यय को शब्द में, जो शब्द है जैसे यहाँ पे आपको ये शब्द दिख रहा है, ये शब्द दिख रहा है, इस शब्द में क्या, इस शब्द में विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए। क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उपसर्ग या अव्यय की बात कर रहा हूँ। अगर वह उस शब्द में जो उपसर्ग और या अव्यय है उसको विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाएगा, विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाएगा, की तरह प्रयुक्त किया जाएगा, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। यदि किसी उपसर्ग को, अव्यय को उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, वहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव, सॉरी, कर्मधारय समास होगा। अब यहाँ पे अब बोलेंगे ये कैसे, इसका मतलब भी समझे। सपूत मतलब क्या होता है? अच्छा। सपूत मतलब अच्छा पुत्र, सुपुरुष, अच्छा पुरुष। देखिए अच्छा पुरुष, क्या इसका मतलब क्या हो रहा है? अच्छा पुरुष, अच्छा पुरुष। का पुरुष, गंदा पुरुष, गंदा, गंदे की बात हो रही है, कोई गंदा है, गंदे पुरुष की बात हो रही है, गंदा पुरुष। सद परामर्श, अच्छा परामर्श, अच्छा परामर्श, अच्छा परामर्श। सपुत्र, सपूत, अच्छा पुत्र, अच्छा पुत्र। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दूसरा शब्द है वह भी देखिए यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। देख लीजिए सभी जो जितने भी पद हैं, देखिए इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें सारे पद जो दूसरे हैं वो संज्ञा है। लेकिन जो पहला पद है जैसे यहाँ पे स है, स का मतलब क्या हो रहा है? स मतलब देखिए कभी कभी जब स साथ में जुड़ता है तो उसका अर्थ बदल देता, वह पूरे शब्द का अर्थ ही बदल देता है। जैसे यहाँ पे हो रहा है सा, सु, का, कुछ भी जुड़ रहा है वहाँ उसका वह विशेषता बताने के लिए उपयोग हो रहा है, ना कि जैसे यहाँ पे हम दूसरे शब्द देखे थे किसमें, जैसे आजीवन देखे थे, आजीवन, आजीवन, जीवन भर है, जीवन भर। यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बता रहा था, कुछ बता रहा है क्या? यहाँ पे जो ये है शब्द आ, वह विशेषता बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है विशेषता, इसकी बता ही नहीं रहा है इसकी विशेषता। लेकिन यहाँ पे देखिए पुत्र की विशेषता बता रहा है अच्छे होने की, पुरुष की विशेषता बता रहा है अच्छे होने की, का पुरुष, पुरुष की विशेषता बता रहा है क्या? गंदे होने की। परामर्श, अच्छे होने की विशेषता बता रहा है, अच्छा परामर्श। तो जब भी अगर उपसर्ग या अव्यय जुड़े और उसके साथ में संज्ञा रहे, है ना, और जो वो उपसर्ग रहेगा वह अगर विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाएगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप उसे? आप उसे बोलेंगे कर्मधारय समास होगा। वह कर्मधारय समास, वह जो अव्ययी भाव समास रहेगा, वह जो अव्यय रहेगा, वह अगर विशेषण का अर्थ दे रहा है तो क्या, वह जो अव्यय है, ये जो अव्यय है वह अगर विशेषण का अर्थ दे रहा है तो आप उसे कर्मधारय समास में रखेंगे, ना कि अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत बड़ा डाउट था हमारे बीच में हम लोग को कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमें यही याद रखना है कि विशेषण का अगर भाव दे रहा है और उसके साथ में संज्ञा लगा हुआ है तो आप उन्हें कर्मधारय समास में रखेंगे। एक और पॉइंट जो यह भी डाउट वाला ही है, सामान्य पॉइंटों से अलग, जो सामान्य बिंदु रहते हैं उनसे अलग हम बात कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जहाँ से हम सबसे ज़्यादा हम लोग डाउट वाली परिस्थिति में रहते हैं पेपर में। अगर कैसे कि मैं बोलता हूँ लाल लाल लाल, गोल मटोल, क्या गोल मटोल, गोल मटोल, मैं बोलता हूँ नीला भक, नीला भक। तो जब भी क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रहा है? लाल लाल, लाल लाल, गोल मटोल, नीला भक।
क्या चीज़ें दिख रही है आपको? एक चीज़ आपको अगर ध्यान दे रहे होंगे तो क्या दिख रहा होगा? वह क्या दिख रहा होगा? विशेषण तो है। क्या? विशेषण तो है। ये चीज़ें क्या होती है? विशेषण। किसी भी चीज़ की विशेषता बताइएगा। लाल होने की विशेषता है, गोल होने की विशेषता है, नीला होने की विशेषता है। क्या कर विशेषण शब्द है और विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या? विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जैसे विशेषण शब्द लाल, लाल, गोल, मटोल, ये भी विशेषण है, गोल है, और मटोल भी विशेषण ही है ना? गोल मटोल विशेषण है। यह भी नीला भी विशेषण है, भक्त भी विशेषण। तो जब भी विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो, क्या? जब भी विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वह भी कर्मधारय समास में आता है। क्या? जब विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वह भी कर्मधारय समास में आता है। आपको यह याद रखना है। तो हमने अव्ययी भाव समास में क्या देखा था? अव्ययी भाव समास में देखा था जब अव्यय की पुनरावृत्ति हो या फिर संज्ञा की पुनरावृत्ति हो, तो वह क्या था? वह अव्ययी भाव समास में आया था। हमने क्या देखा? कर्मधारय समास में क्या देखा? कर्मधारय में देखा कि वह विशेषण होना चाहिए, विशेषण प्लस संज्ञा, विशेषण प्लस संज्ञा ये होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि विशेषण और विशेषण जो दूसरा पद है वह भी विशेषण रहेगा, वह भी विशेषण रहेगा, तो वो भी विशेषण वाले शब्द, वह भी कर्मधारय समास में आएगा। और हमने देखा अगर पहला पद अव्यय है लेकिन उसका अर्थ विशेषण के रूप में हो रहा है और संज्ञा है दूसरा पद, वह भी कर्मधारय समास में आएगा। तो ये 3 पॉइंट कर्मधारय समास के आपको याद रखने हैं। ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए हैं, और समझ में कब आएंगे? अगर आपको विशेषण पता है, संज्ञा पता है, तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तो कर्मधारय से कितना भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप उन्हें गलत नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें राइट ही करके आएंगे। तो अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास में आपने देखा क्या क्या डिफरेंस थे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे, और उनके उदाहरण हमने बहुत सारे देखे। अब हम लोग अगले प्रकार में आते हैं जिसका नाम है द्विगु समास। एक पॉइंट और आपको याद रखना है इसमें, किसमें? कर्मधारय समास में कभी कभी ये विशेषण जो है, विशेषण और ये संज्ञा जो है, ये क्या? संज्ञा, इनकी जगह पे, विशेषण की जगह पे उपमान बोल देता है। क्या? उपमान। और संज्ञा की जगह पर उपमेय। उपमेय। तो हम लोग जब अलंकार पढ़ेंगे तो देखेंगे उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है। क्या? जिसकी तुलना की जाती है। और विशेषण क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ चंद्रमुख सा सुंदर है, चंद्र, यहाँ पे चंद्र क्या हो? उपमान होगा, है ना? उपमान। चांद की बात हो रही है, और चांद की बात हो रही है, और मुख सा सुंदर है, मुख सा सुंदर है, यहाँ पे उपमेय क्या हो जाएगा? मुख। तो अगर उपमान विशेषण, मतलब विशेषण का अगर आप सामान्य अर्थ में मतलब समझना चाहेंगे तो उसका मतलब होता है उपमान, या फिर अगर उपमान में कोई बोले तो आप उसे क्या बोलेंगे? विशेषण। और उपमेय की बात होगी तो उपमेय में वह शब्द हो जाएगा संज्ञा। उपमेय को बोल सकते हैं संज्ञा। जैसे क्या मैंने बोला? चंद्रमुख, चंद्र है, चंद्रमुख, चंद्र है, क्या? चंद्र है, चांद है, बोल सकते हैं चांद है, मुख समान, मुख समान, मुख समान। तो चांद यहाँ पे उपमान हो जाएगा, विशेषण है, और मुख समान इसकी विशेषता हो जाएगी, और यह क्या हो जाएगा? मुख क्या हो जाएगा? उपमेय या संज्ञा। वैसे ही आप बोल सकते हैं चरण कमल, क्या? चरण कमल, कमल, क्या? चरण कमल, चरण है कमल के समान, क्या? चरण है कमल के समान, चरण है कमल के समान, कमल समान। तो यहाँ पे देखिए विशेषण क्या है? चरण, और कमल समान। आपको याद ये रखना है, अगर इसके लिए भी अगर समझना चाहें तो जब भी हीन वस्तु की बात की जाएगी, हीन वस्तु, क्या? हीन वस्तु, या जिसकी तुलना की जाएगी, क्या? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाएगी, वह होगा क्या? उपमेय। उपमेय। अगर मैं बोलता हूँ चंद्र है मुख समान,
तो तुलना किसकी की जा रही है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चंद्र को उपमेय कर दिया, उपमान कर दिया। यहाँ पे चंद्र क्या होगा, उपमेय होगा। चंद्र है मुख समान। तुलना किसकी की जा रही है, क्या तुलना किसकी की जा रही है, चंद्र की, चांद की जा रही है। और जो मुख रहेगा, और तुलना किससे की जा रही है, मुख से की जा रही है, मुख से, मुख से। या फिर मुख है चंद्र समान, ऐसा कर देंगे तो फिर सही हो जाएगा ये। और चरण है कमल समान, चरण है कमल समान, चरण है, तो तुलना किससे की जा रही है, हीन वस्तु, जो हीन वस्तु रहेगी जिसकी तुलना की जाएगी वह उपमेय होगा। और जिससे तुलना की जाएगी, क्या जिससे तुलना की जाएगी, तुलना की जाए, वह होगा उपमान, उपमान। देखिए अब यहाँ पे तुलना किसी के, चरण है कमल समान, कमल समान, किससे तुलना की जा रही है, यहाँ पे कमल से की जा रही है। और जिससे तुलना की जाएगी वह होगा उपमान, ठीक है। जिससे तुलना की जाएगी वह होगा उपमान, और जिसकी तुलना की जाएगी वह होगा उपमेय। तो अगर आपको विशेषण और संज्ञा की जगह उपमान और उपमेय देखने को मिल रहा है, तो भी यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। उपमान मतलब विशेषण की बात हो रही है, और उपमेय मतलब संज्ञा की बात हो रही है। और जिसकी तुलना की जाती है, क्या जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, संज्ञा की तुलना की जाती है। और विशेषण जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वह होता है विशेषण। तो कभी भी अगर ऐसे उदाहरण भी आते हैं, ये सारे उदाहरण, तो भी आप उनको कर सकते हैं। जैसे कि और अगर उदाहरण लेना चाहें, कर है, कर कमल, कर कमल, कर कमल, हाथ है कमल समान, क्या हाथ है कमल समान, तो हाथ है कमल समान। देखिए एक विशेषता बता रहे हैं, कमल समान, कमल समान, कमल जैसे होने की विशेषता, क्या कमल जैसे होने की विशेषता, विशेषता क्या कमल। और कर क्या है, संज्ञा है, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण। और विशेषण और संज्ञा जहाँ पे होगा वहाँ पे द्विगु समास होना ही है, सॉरी कर्मधारय समास, है ना। और वैसे अगर और उदाहरण देखने की बात करें, जैसे कि अमृतवाणी, क्या अमृतवाणी, और तो यहाँ पे देखिए वाणी है अमृत समान, क्या वाणी है अमृत समान, वाणी है अमृत समान, अमृत समान मतलब यहाँ पे विशेषण क्या बता रहा है, अमृत जैसे, विशेषण, विशेषण क्या बता रहा है, अमृत जैसे होने की, किसकी, वाणी की, वाणी क्या हो जाएगा, संज्ञा। इसे आप बोल सकते हैं उपमेय, उपमेय, और इसे बोल सकते हैं आप उपमान, उपमान। तो ऐसे ऐसे भी उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें पहला जो मेन पॉइंट याद रखना है क्या है, विशेषण होना चाहिए। विशेषण देखिए सभी उदाहरणों में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा हो, विशेषण है। और विशेषण जहाँ भी रहेगा और उसके साथ में संज्ञा रहेगा, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वह सीधी सीधी बात हो जाएगी, क्या कर्मधारय समास होने की, क्या कर्मधारय समास होने की। अब हमारा जो तीसरा प्रकार है, क्या तीसरा वाला वह है द्विगु समास, क्या द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है, कहाँ पे, कर्मधारय समास की जब बात कर रहे थे। और वह हमने बात क्या किया था कि जब भी विशेषण हो, क्या विशेषण हो, विशेषण हो और उसके साथ में संज्ञा पद जुड़ा हुआ हो, जब भी विशेषण हो और उसके साथ में संज्ञा शब्द जुड़ा हुआ, तो वह द्विगु विशेषण होगा। लेकिन वह विशेषण कैसा होना चाहिए, संख्यावाची विशेषण। जब संख्या का बोध कराए, वह भी जो विशेषण होगा वह संख्या का बोध कराएगा, तो और उसके साथ में संज्ञा पद रहेगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे, संख्यावाची या फिर द्विगु समास बोलेंगे, क्या द्विगु समास बोलेंगे। अगर द्विगु समास के हम लोग इसके अर्थ को समझना चाहें कि इसका अर्थ क्या होता है, द्विगु समास का मतलब होता है दो गायों का समूह, क्या दो गायों का समूह। तो जो द्विगु समास में रहेगा, इसमें आपको एक दो चीज़ें जो कि हमेशा कॉमन देखने को मिलेगी। पहला क्या है, यह समास संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण इसमें रहेगा, पहली बात तो संख्यावाची विशेषण, ठीक है, ये फैक्ट। और दूसरा चीज़ रहेगा, यह समूह का बोध कराएगा, समूह का बोध कराएगा, दोनों चीज़ें रहेंगी।
क्या संख्यावाची विशेषण और समूह का बोध। संख्यावाची विशेषण संज्ञा, देखिए संख्यावाची विशेषण और संज्ञा रहेगा पहला बात, और यह समूह का बोध कराएगा, समूह इसमें रहेगा। द्विगु समास में आप देखेंगे जैसे मैंने बोला था, क्या पहला उदाहरण चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, समूह का बोध कराया, और 4 राहों का यहाँ पे संख्या का बोध कराया, तो संख्या हो गया। और यहाँ पे देखिए राह क्या है, राह संज्ञा है। देखिए आप कितना उसके टुकड़े कर रहे हैं, जो ये शब्द है आप इसके कितने टुकड़े कर रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं। अब इसको आप समझ रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, जब उसको बहुत टुकड़े करते हैं, तो हमें बहुत सारे डाउट होते हैं। देखिए अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे डाउट भी हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको डाउट भी हो रहा होगा, लेकिन देखिए वो चीज़ें कितना आसानी से समझ में आ रही। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि यार, अगर आप डाउट क्यों हो रहा होगा, क्योंकि आपने विशेषण नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने संज्ञा नहीं पढ़ा है, इस वजह से डाउट हो रहा हो। अगर आपने पढ़ा तो आपको वो भी डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा द्विगु समास में क्या बोलता है कि पहला संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, दूसरा समूह का बोध कराना चाहिए। क्या समूह का बोध होना चाहिए। इसके उदाहरण में आते हैं हम लोग। उदाहरण में आए तो अगर बोलें क्या, पंचतत्व, 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 5 तत्वों का समूह, 5 तत्वों का समूह, मैंने क्या बोला, 5 तत्वों का समूह। देखिए 5 क्या है, संख्यावाची विशेषण, और इस समूह का बोध हो रहा है, और ये क्या है, संज्ञा हो गया। तो देखिए हमारा क्या बोल रहा था, हमने क्या बोला था, संख्या होना चाहिए पहला, उसके साथ में संज्ञा होना चाहिए, दूसरा चीज़ संज्ञा, और तीसरा क्या है, समूह का बोध होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप क्या बोलेंगे, वह द्विगु समास है। देखिए सारा कुछ एकदम आसानी से हो जा रहा है। अगर बोलते हैं आप 8 वारों का समूह, 8 वारों का समूह, 8 वारों का समूह। अगर मैं बोलता हूँ त्रिलोकी, क्या त्रिलोकी, त्रिलोकी, 3 लोगों का समूह, 3 लोगों का समूह, 3 लोगों का समूह। अगर बोलता हूँ मैं पंसेरी, पंसेरी, 5 शेर वाला, 5 शेर वाला, है ना, 5 शेर वाला। तो देखिए 5 शेर वाला, यहाँ पे समूह तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वाला, 5 शेर, 5 शेरों की बात हो रही है, शेर है ना, 5 शेर की बात हो रही है, तो समूह की ही तो बात हो रही है। वैसे ही षटकोण, 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 6 कोण वाला, 6 कोण वाला। देखिए सभी में वो जो चीज़ें थी हमारी, क्या संख्यावाची, संज्ञा और समूह, सभी में वो चीज़ों का बोध हो रहा है। वैसे ही 9 लाखा, अगर मैं बोलता हूँ 9 लाखा, 9 लाखा, 9 लाखों का समूह, 9 लाखों का समूह, का समूह। तो देखिए जो द्विगु समास है वह बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको केवल 3 ही चीज़ समझनी है कि संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, लेकिन संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, और संज्ञा होना चाहिए। संज्ञा तो रहेगा ही, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जाएगी, संज्ञा सर्वनाम की ही तो बताई जाएगी ना, तो संज्ञा तो रहेगी ही। और इसमें समूह का बोध होगा, हमेशा समूह रहेंगे। वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, हमेशा द्विगु समास। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, द्विगु समास में बस इतना ही था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों जो टॉपिक थे वो बहुत आसानी से क्लियर हो गए। अब हम लोग अगले वीडियो में द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास की बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।